Good morning, student. Our topic is role of education in economic development. Actually, education play very important role in economic development. Economic development is that process in which the production of goods and services increase continuously. National income, per capita income will also increase. Literacy rate must be increased. People enjoy longer and better life. If all these technical changes, if all these institutional changes are take place simultaneously, it is said to be economic development. Okay. Economic development may also take place when the production of goods, when the production of services increases continuously in a country. इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल आल्सो टेक प्लेस. तो एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त भी हो सकता है जब एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. तो अगर एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है. तो एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, पीपल लॉन्गर लाइफ, बेटर लाइफ एंजॉय करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की न्यू टेक्निक, मॉडर्न मशीन यूज करें. अगर ये सारी चेंजेस एक साथ हो रही हैं तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर ये भी है कि अगर एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन से जैसे ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से वर्कर की जो इफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, टेक्निकल एजुकेशन यानी ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से वर्कर की इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. और जब वर्कर की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो कम वक्त में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी गुड्स का प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा. और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. तो इसका मतलब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त होगा जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो. और गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब वर्कर्स की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. और वर्कर्स की इफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी? जब हम वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें वर्कर्स को, वर्कर्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, तो इससे वर्कर की इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. जब वर्कर की इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. और जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? टेक्निकल एजुकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उससे फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. It means technical education play very important role in achieving the economic growth, in achieving the economic development. So we can say that education play very important role in achieving economic development. We have already discussed the elementary education. Now we will explain the secondary education. जो रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, इस रोल ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब इस वीडियो के अंदर हम सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, टॉपिक हमारा क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है? एक्चुअली एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और कैसे है वो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे टेक्निकल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से वर्कर की इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. जब वर्कर की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. और जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है.
इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्निकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्निकल एजुकेशन से, ट्रेनिंग से एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? तो एजुकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे। अब इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। Secondary level of institutions in the country increased from 7,416 in 1950 to 2 lakh in 2010. ओके, एक्चुअली जो इंडिया के अंदर जो है पहले सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स थे, सेकेंडरी जहां पर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन थे वो कितने थे? 7,416 थे 1950 में। लेकिन ये जो सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं वो इंक्रीज हुए 2 लाख 2010 के अंदर। ओके, ये एक तरह से अचीवमेंट है कि इंडिया के अंदर जो सेकेंडरी लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है वो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। इस सेकेंडरी एजुकेशन की फील्ड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं ताकि सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन भी इंडिया में इंक्रीज हो सके। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं सेकेंडरी एजुकेशन इंक्रीज करने के लिए और हायर एजुकेशन इंक्रीज करने के लिए? तो एक प्रोग्राम, अब हम प्रोग्राम को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहला है स्कीम ऑफ ICT. ICT means information and communication technology. तो फर्स्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, स्कीम ऑफ ICT स्कूल्स। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल schemes was launched in December 2004. This scheme was revised in 2010. The aim of this scheme is to provide opportunities to secondary stage. Okay, the aim of this scheme is to provide computer education to the students. This scheme was started in KVS, Kendriya Vidyalaya School. This scheme was started in Navodaya Vidyalaya schools. Okay, this scheme was also started in CBSE schools and other universities. गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम है स्कीम ऑफ ICT schools. ICT means information and communication technology. एक्चुअली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो IT की उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। ओके, तो आजकल जो इसमें अब कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत स्कोप है और एजुकेशन कंप्यूटर साइंस जो एजुकेशन है, फील्ड है, उसके अंदर काफ़ी जो है वो कैरियर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए एक जैसे बीटेक होता है, तो बीटेक के अंदर भी एक ब्रांच है CS, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। तो जैसे बीटेक इंजीनियर जो है वो इलेक्ट्रिकल से भी होता है, मैकेनिकल से भी होता है, इसी तरह से बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी किया जाता है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक अलग ब्रांच है। तो कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है आजकल और उस फील्ड के अंदर स्टूडेंट अपना बहुत अच्छा ब्राइट कैरियर बना सकते हैं। और स्टूडेंट को चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, हर स्टूडेंट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
है। इवन जैसे कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो उसको टैली आना ज़रूरी है। टैली जो है वो एक अकाउंट का पैकेज है जिससे आप अपने कंपनी के अकाउंट्स बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेट मेंटेन कर सकते हैं। इवन जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको भी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होना ज़रूरी है, जैसे कि MS ऑफिस है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नेट है, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के अंदर जो लोग अच्छी तरह से कंप्यूटर रन कर लेते हैं और प्लस लैपटॉप इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो वो इन लॉकडाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग जो वेबसाइट्स है उनसे अपने मटेरियल डाउनलोड करते हैं और काफ़ी स्टडी करते हैं। तो अलग अलग कोचिंग्स का जो मटेरियल भी डाउनलोड कर लिया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्कूल्स में जो जैसे मैथ और फिजिक्स ये सब्जेक्ट है, इसी तरह से जो है वो स्कूल के अंदर कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो भी एज ए सब्जेक्ट जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने जो है वो ये जो ICT स्कीम है ये इंडिया के अंदर दिसंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी और बाद में ये जनवरी 2010 में जो है वो रिवाइज हुई। इस स्कीम में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सिखाई जाती है और जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड, MS एक्सेल सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है वो पाइथन सिखाई जाती है, C है, C++ है, जावा है, ऑरिकल्स है, डिफरेंट कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो सब इसमें सिखाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स को मैथ और साइंस के साथ साथ इसकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, ये स्कीम जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वहां पर भी अप्लाई की गई। नवोदय विद्यालय स्कूल्स में भी ये अप्लाई की गई। CBSE जो स्कूल्स हैं वहां पे भी हैं और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी एक ऐसे सब्जेक्ट है ये ICT सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो है नेशनल ओपन स्कूल। नेशनल ओपन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1989 to educate the school dropout students and who do not attend school regularly। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो नेशनल ओपन स्कूल्स हैं, ये नेशनल ओपन स्कूल जो है वो नवंबर 1989 में स्टार्ट हुए थे और ये नेशनल ओपन स्कूल जो स्टार्ट हुए थे वो उन लोग स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हुए थे जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, यानी कि सपोज 9th क्लास 8th क्लास में स्कूल छोड़ दिया या 7th क्लास में स्कूल छोड़ दिया, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे। तो अगर वो सपोज वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बहुत स्टूडेंट पुअर हैं और स्टूडेंट इतने पुअर हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जमा नहीं कर पा रहे और गवर्नमेंट में एडमिशन्स भी उनको सपोज नहीं मिल पा रहा, तो लेकिन वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट वो सिर्फ 7-6 तक पढ़ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं उनके लिए ये नेशनल ओपन स्कूल स्टार्ट किया है। वो प्राइवेटली 10th क्लास दे सकते हैं और उसके बाद फिर 11-12 भी इसके थ्रू वो कर सकते हैं। ओके, पहले वो 10th क्लास पास करेंगे NOS के जरिए और फिर NOS स्कूल के जरिए 10th क्लास पास करेंगे, उसके बाद 1 साल का गैप होगा, फिर डायरेक्ट 12th क्लास दे सकते हैं और ये प्राइवेटली होता है। और 12th क्लास जब डायरेक्ट देंगे तो उसमें 11 और 12 का दोनों का सिलेबस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट रेगुलरली स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते, स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो 5th-6th तक उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। सपोज वो किसी जो है जगह इन्वॉल्व हो गए, तो अब वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो स्कूल की फीस दे सकें, तो वो उनके लिए ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली 10th क्लास NOS से कर सकते हैं, उसके बाद फिर 12th क्लास कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था और आज तक भी ये स्कीम चल रही है और अब भी जो है वो इंडिया के अंदर बहुत सारे इसके सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पर ये करवाया जाता है। ये जो नेशनल ओपन स्कूल था बाद में ये क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल हो गया, NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS हो गया।
और ये कब हुआ था? 1155 प्लान के अंदर हुआ था। ओके, एक और स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, वो है नवोदय विद्यालय। इट वॉज स्टार्टेड इन 1985। In 2009 there was 576 Navodaya Vidyalaya school. These schools are fully residential and co-educational institution for classes 6 to 12. नवोदय विद्यालय जो स्कूल्स हैं वो 1985 में स्टार्ट हुए थे और नवोदय विद्यालय स्कूल ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज में और रूरल एरियाज के अंदर होते हैं। और नवोदय विद्यालय जो स्कूल्स हैं वो टोटली रेसिडेंशियल होते हैं, यानी कि उसमें नवोदय विद्यालय स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं और ये इसमें को एजुकेशन होती है, बॉयज गर्ल्स दोनों एक साथ इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये स्कूल ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में ये स्कूल्स होते हैं और इन स्कूल्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की ये एडेड एक तरह से स्कूल्स है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि मिड डे मील्स दिया जाता है या इवन जो है वो यूनिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट की तरफ से, बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक इसमें प्रोवाइड की जाती हैं और फीस भी बहुत नॉमिनल होती है। स्पेशली पूरा पर्सन जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते तो उन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन निकाला है कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो पूरा स्टूडेंट हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक नवोदय विद्यालय स्कूल से 1985 में स्टार्ट किए थे और ये 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक होते हैं और टोटल रेसिडेंशियल होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, को एजुकेशनल है ये। और इसमें नियर अबाउट 33% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स हैं इसके अंदर। और 2009 के अंदर इंडिया में 576 नवोदय विद्यालय स्कूल्स थे। ओके, एक और गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है वो 1962 में स्टार्ट हुए थे और KVS इज मेनली ओपन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज whose jobs are transferable, defense, army. There are 1067 KVS in 2011. It follow uniform syllabus. केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1962 में इंडिया में स्टार्ट हुए थे और ये जो है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओपन करती है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, है ना, उनके जो स्टूडेंट हैं, सपोज वो अलीगढ़ के अंदर जो है वो KVS में पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, अब उनका ट्रांसफर एकदम जो है वो मेरठ में हो गया। तो अब जब मेरठ में उनका ट्रांसफर हो गया तो अब उनके जो स्टूडेंट होंगे वो अलीगढ़ के KVS स्कूल से ट्रांसफर हो जाएंगे मेरठ के KVS स्कूल में। ओके, कोई ट्रांसफर फीस वगैरह एज सच उनकी नहीं लगती है। तो ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल ज़्यादातर जो है जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जिनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है तो वो अपने बच्चों को इस KVS स्कूल में जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। जब उनका ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो जाएगा तो फिर वो अपने बच्चों का ट्रांसफ़र दूसरी सिटी के KVS में ट्रांसफ़र करवा लें। या कुछ आर्मी के लोग हैं, है ना, उनका भी बहुत ट्रांसफ़र होता रहता है। डिफेंस में जो लोग हैं उनका भी बहुत ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऐसे लोग जिनका बार बार एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र होता रहता है तो उनके बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल हर सिटी में, बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारी सिटी में इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि एक एम्प्लॉइज़ का अगर अलीगढ़ से दिल्ली में ट्रांसफ़र होता है तो उसके बच्चे अगर अलीगढ़ KVS में पढ़ रहे थे तो वो दिल्ली KVS से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ताकि उनके बच्चों को एजुकेशन में कोई लॉस ना हो। इसलिए ज़्यादातर ये KVS स्कूल स्टार्ट किए गए थे। KVS स्कूल में एक यूनिफॉर्म सिलेबस है। आजकल जो है वो CBSE का जो सिलेबस है वो KVS में फॉलो किया जाता है। CBSE के नॉर्म्स KVS में फॉलो किए जाते हैं।
2011 के अंदर इंडिया में 1067 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स थे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ओके, NCERT जो इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी, और NCERT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को एडवाइस देती है कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनाई जाए। एक्चुअली NCERT का जो फंक्शन है, NCERT का जो फंक्शन है वो ये है कि NCERT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को एडवाइस देती है कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री की कैसे होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने में NCERT काफ़ी हद तक हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो NCERT है वो डिफरेंट क्लासेस का सिलेबस भी बनाती है, और जो NCERT जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स भी प्रिंट करती है। इसके अलावा NCERT ने बहुत सारे योगा स्कूल्स भी स्टार्ट किए हैं। NCERT ने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है, उस रिसर्च वर्क की बेसिस पर वो सिलेबस बनाती है। ओके, और रिसर्च वर्क की बेसिस पर वो एजुकेशन पॉलिसी भी बनाती है NCERT। आजकल NCERT की जो बुक्स हैं वो सब जगह प्रिस्क्राइब बुक हैं, और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी NCERT की बुक यूज करें। और NCERT की बुक्स में जो मटेरियल होता है वो काफी हद तक जो है वो एक्यूरेट डाटा इसमें अवेलेबल होता है। इसमें ये अभी तक जो हमने ये पढ़ा था वो था सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं हम। हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 27 in 1950 to 690 in 2011। इंडिया के अंदर जो 1950 में 27 यूनिवर्सिटीज थी, जो इंक्रीज होकर 690 हो गई 2011 के अंदर। There are 54 central universities in India in June 2020। जून 2020 में इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। जून 2020 के अंदर इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं एट प्रेजेंट। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज फ्रॉम 496 in 1950 to 35,339 in 2011। जो कॉलेजेस हैं वो 496 थे 1950 में, उसके बाद वो इंक्रीज होकर 35,339 हो गए 2011 के अंदर। ओके, एक यूनियन ग्रांट कमीशन भी इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। यूनियन ग्रांट कमीशन ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, और जो यूनियन ग्रांट कमीशन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में UGC बोलते हैं। और UGC जो है वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है, वो ग्रांट कौन प्रोवाइड करता है? UGC प्रोवाइड करता है। जितनी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको रन करने के लिए जो अमाउंट और जो फाइनेंस और जो ग्रांट देता है वो कौन देता है? UGC देता है, यूनियन ग्रांट कमीशन। और UGC जो स्टैब्लिश हुआ था 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। और UGC जो है वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड को भी लुक आफ्टर करता है और यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन को भी लुक आफ्टर करता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च वर्क होता है उसको भी चेक करता है।
अभी लॉकडाउन के अंदर इसकी तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि अभी कुछ 2 महीने पहले कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर सकती हैं अगर अपने कॉन्वीनियंस से। मतलब यूजीसी की ये गाइडलाइन थी। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज को अलग अलग टॉपिक पर गाइडलाइन भी देती है और यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी को ग्रांट भी प्रोवाइड करती है। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करवाती है। अभी जब लॉकडाउन स्टार्टिंग से लेकर था जो तो उसमें ये कहा था कि ऑनलाइन एग्जाम किए जाएं, ऑनलाइन जो है वो क्लासेस की जाएं। ये भी बात किसकी तरफ से आई थी? ये यूजीसी की गाइडलाइन थी। अब गाइडलाइन ये भी आई है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहें तो अगर उनको ये सही लगे इस सिचुएशन में ऑफलाइन क्लास करवाना तो वो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन क्लास बेटर है और ऑफलाइन से रिस्क है, ऑफलाइन क्लास करने से बाय द वे ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लोग बच्चों को एक हॉस्टल के अंदर एक रूम में 4-4 बच्चे अगर रहेंगे, डाइनिंग हॉल में एक साथ होंगे, रीडिंग रूम में एक साथ होंगे, वायरस बढ़ सकता है। अगर उनको लगता है तो फिर वो ऑफलाइन ना करवाएं। अगर उनको लगता है कि नहीं वो हैंडल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले हर बच्चों के एक अलग अलग रूम दे सकते हैं, तो फिर वो ऑफलाइन भी करवाएं। तो यूजीसी टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन देती रहती है और जो यूजीसी है वो यूनिवर्सिटी को एड और ग्रांट प्रोवाइड करती है। यूजीसी जो है वो जो है रिसर्च वर्क को भी जो है वो कंट्रोल और चेक करती रहती है, एग्जामिनेशन को भी चेक करती रहती है। ठीक है, तो और एक जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको भी लुक आफ्टर करती है, बाकायदा रैंक भी असाइन करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर आती हैं, किसकी रैंक इंक्रीज हुई, किसकी रैंक डिक्रीज हुई। ये एजुकेशन के स्टेटस पर डिपेंड करता है इसमें। एक्चुअली ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एनसीईआरटी कब इस्टेब्लिश हुई और यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुई, एनओएस कब स्टार्ट हुआ, और ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये डेट्स आ जाती हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बीकॉम एंट्रेंस का और बीए एंट्रेंस का टेस्ट देंगे उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है इग्नो। IGNOU was established in 1985. It started distant education system for private students and employees. It has 60 regional centers, 7 sub-regional centers, 1298 study centers, 17 FM radio stations, 6 TV channels। जो इग्नो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, ये 1985 में स्टार्ट हुई थी और ये डिस्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कोई सपोज एम्प्लॉय है, वो सपोज एमएससी और बीएड कर चुके हैं और वो किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, अब वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो इग्नो से पीएचडी कर सकते हैं एज ए डिस्टेंस, एज ए प्राइवेट। या कोई एम्प्लॉय नहीं है सपोज लेकिन वो उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, तो भी वो बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं जैसे कि बीसीए, एमसीए है, एमबीए है ना, वो भी जो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे एमएसडब्ल्यू है और जैसे कि एमबीए है, मास कॉम है, एमएसडब्ल्यू है, एमटीए है, ये एमएफसी मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल है, ये कॉमर्स वालों के लिए होता है स्पेशली। तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी जो है वो इग्नो करवाती है। तो इग्नो जो है ज़्यादातर इग्नो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, डिस्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ये इग्नो जो स्टार्ट हुई थी वो 1985 में स्टार्ट हुई थी और इस वक्त अगर देखा जाए इग्नो की जो रीजनल सेंटर हैं वो 60 रीजनल सेक्टर हैं, 7 सब रीजनल सेक्टर हैं और इग्नो के जो है वो 1298 स्टडी सेंटर्स हैं
और 17 FM रेडियो स्टेशन है जहाँ पर इग्नो जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है, उनको बाकायदा उनकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके अलावा 6 टीवी चैनल्स भी हैं इग्नो के, जिसमें प्रेजेंटेशन भी होता है और बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बाकायदा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और पढ़ाया जाता है उसमें भी इसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और काफ़ी, और इग्नो की सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इसकी बहुत अच्छी इमेज है, और इंडिया के बाहर भी जो है वो ये बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इसकी अगर बाय द वे कोई इग्नो से सपोज जो है वो MCA करता है या MBA करता है या मास कॉम करता है या MSW करता है या MTA करता है, तो उसकी भी दूसरी कंट्री के अंदर बहुत जॉब लग सकती है, क्योंकि ये इग्नो जो है वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। ओके, तो ये डिफरेंट गवर्नमेंट ने स्कीम्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कोर्सेज NCERT ये सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे ताकि कंट्री के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये जो आपका चैप्टर था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाया था ह्यूमन कैपिटल के मीनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था ह्यूमन कैपिटल के मीनिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मीनिंग एक्सप्लेन किए थे, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ जो है हमने रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर भी ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम कवर कर चुके हैं। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।